हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। ये है लेक्चर 11 फॉर ओ लेवल आईटी कोर्स, मॉड्यूल कोड M2R5, वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। तो आज बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि है CSS। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं CSS का मतलब क्या होता है। व्हाट इज CSS? CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS की फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। इट इज़ अ स्टाइल शीट लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द लुक एंड फॉर्मेटिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट रिटन इन द मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं CSS का यूज़ हम क्यों करते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट जो मार्कअप लैंग्वेज की हेल्प से लिखा जाता है, उस डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग करने के लिए, उसके लुक को इन्हांस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट का। ठीक है, इट प्रोवाइड्स एन एडिशनल फीचर टू HTML। बेसिकली CSS का इस्तेमाल करके हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में एडिशनल फीचर्स को ऐड करते हैं। It is generally used with the HTML to change the style of web pages। ठीक है, जनरली CSS का यूज़ हम करते हैं HTML लैंग्वेज के साथ, और इससे होता क्या है, बेसिकली जो वेब पेजेस है उसका जो स्टाइल है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, एंड द यूज़र इंटरफेसेस। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद एनी काइंड ऑफ XML डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द प्लेन XML, SVG एंड XUL। CSS का इस्तेमाल हम XML डॉक्यूमेंट्स के साथ भी कर सकते हैं, जिसमें आपका XML इंक्लूड हो, या आपका SVG हो, या फिर आपका XUL हो। ये भी क्या होते हैं, फर्दर लैंग्वेजेस होती हैं। CSS is used along with the HTML and JavaScript in most websites। ठीक है, मोस्टली वेबसाइट्स में क्या होता है, हम CSS का यूज़ करते हैं HTML और JavaScript के साथ to create the user interfaces for the web applications। user interface मतलब UI का होता क्या है, बेसिकली जहाँ से यूज़र इंटरेक्ट करता है किसी भी वेब पेज के साथ, वेबसाइट के साथ, उसे बोलते हैं यूज़र इंटरफेस। ठीक है, जैसे कि आप जब भी कोई वेबसाइट पे जाते हो तो आपको मेन्यू बार दिखता है। ठीक है, आपको सारी इंफॉर्मेशन दिखती है और बहुत सारी चीज़ें होती है वेब पेज पे, तो उसे हम बोलते हैं यूज़र इंटरफेस, जो कि यूज़र को विजिबल होता है। उसे क्रिएट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं CSS का अलॉन्ग विद द HTML एंड जावास्क्रिप्ट। तो CSS का इस्तेमाल हम करते हैं वेब एप्लीकेशंस के यूज़र इंटरफेस के लिए, और साथ ही साथ मोबाइल एप्लीकेशंस के यूज़र इंटरफेस के लिए भी CSS का यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे है व्हाट डज CSS डू। CSS बेसिकली करती क्या है, यू कैन ऐड न्यू लुक्स टू योर ओल्ड HTML डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, HTML में क्या था, हमारे पास लिमिटेड फॉर्मेटिंग स्टाइल्स थे, हम एक लिमिट तक ही अपने डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग कर सकते थे। लेकिन CSS का इस्तेमाल करके क्या हो गया कि हमने न्यू फीचर्स ऐड कर दिए अपने डॉक्यूमेंट में। हमारा डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा क्या हो गया, इन्हांस हो गया और काफ़ी इम्प्रूव हो गया पहले से। यू कैन कम्प्लीटली चेंज द लुक ऑफ योर वेबसाइट। आप अपनी वेबसाइट का लुक पूरा कम्प्लीटली चेंज भी कर सकते हो विद ओनली अ फ्यू चेंजेस इन द CSS कोड। देखो, CSS का मेन यूज़ क्या है मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको अपनी वेबसाइट पे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई चेंज करना है, तो आपको पूरा HTML कोड बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली एक CSS कोड में जाओ और चेंजेस कर दो। तो इससे क्या होता है, टाइम बचता है आपका। ठीक है, बहुत टाइम बचता है और आपका मनी भी बचता है। इससे क्या होता है, आपकी वेबसाइट अच्छे से मेंटेन हो पाती है। ये मेन यूज़ है CSS का कास्केडिंग स्टाइल शीट्स का। आई होप सो आपको ये पॉइंट सारे क्लियर हुए होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं CSS रूल की। अ CSS रूल सेट कंटेन्स अ सिलेक्टर एंड अ डिक्लेरेशन ब्लॉक। ठीक है, तो CSS रूल सेट में क्या होता है, एक होता है सिलेक्टर और एक आपका होता है डिक्लेरेशन ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे इसे समझते हैं। देखो एक मिनट। यहाँ पे जो आपका H1 है, ये आपका हो गया सिलेक्टर। उसके बाद यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर आप जो भी लिखोगे वो आपका हो जाएगा डिक्लेरेशन ब्लॉक कह लो या फिर ब्लॉक कह लो। ठीक है, यहाँ पे जो आपने इस
क्या कॉलन के पहले जो लिखा है वो आपकी होती है प्रॉपर्टी, और कॉलन के बाद जो होता है वो आपका होता है वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे आप लगाते हो सेमी कॉलन। सपोज आपको एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को सेट करना है, सो आप अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के लिए सेमी कॉलन लगाते जाओगे, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से हम CSS को डिफाइन करते हैं। नाउ बात करते हैं सिलेक्टर की। सिलेक्टर इंडिकेट्स द HTML एलिमेंट, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से MCQ भी बन सकता है। सिलेक्टर बेसिकली होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे सिलेक्टर था H1, ठीक है। तो सिलेक्टर आपका होता है HTML एलिमेंट, वो एलिमेंट जिसमें आप स्टाइलिंग करना चाहते हो, जिसको आप स्टाइल प्रोवाइड करना चाहते हो, वो HTML एलिमेंट आपका होता है सिलेक्टर, ठीक है। सो ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी टैग हो सकता है, जैसे कि आपका H1 टैग हो गया या फिर आपका टाइटल टैग हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिक्लेरेशन ब्लॉक की। द डिक्लेरेशन ब्लॉक कैन कंटेन वन और द मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय अ सेमी कॉलन, ठीक है। सो डिक्लेरेशन ब्लॉक में आपकी एक से ज़्यादा डिक्लेरेशंस भी आ सकती है, और हर एक डिक्लेरेशंस को आप सेमी कॉलन से सेपरेट करते हो, जैसे कि आपने यहाँ पर किया है, ठीक है। फॉर द अबव एग्जाम्पल देयर आर 2 डिक्लेरेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 प्रॉपर्टी सेट कर रही हूँ अलग अलग, सो इट मीन्स मेरे डिक्लेरेशन ब्लॉक में 2 डिफरेंट डिक्लेरेशंस हैं। पहली तो है कलर के लिए, कलर कॉलन येलो, उसके बाद सेमी कॉलन लगाना है, और उसके बाद फॉन्ट साइज कॉलन 11 पिक्सल, PX मतलब होता है पिक्सल, और फिर सेमी कॉलन लगाना है, ठीक है। सो ईच डिक्लेरेशन कंटेन्स अ प्रॉपर्टी नेम एंड वैल्यू। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि डिक्लेरेशन में होता क्या है बेसिकली। सो यहाँ पे आपका होता है प्रॉपर्टी का नाम, होता है, और क्या होता है उसकी वैल्यू होती है, और अलग अलग डिक्लेरेशंस को आप सेपरेट करते हो सेमी कॉलन से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। प्रॉपर्टी समझते हैं, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है यहाँ पे। सो अ प्रॉपर्टी इज अ टाइप ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ HTML एलिमेंट, इट कुड बी कलर, बॉर्डर एक्सेट्रा। तो प्रॉपर्टी होती है HTML एलिमेंट का एट्रीब्यूट, ठीक है। अब एट्रीब्यूट्स हमने पहले डिस्कस किए थे। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं कि जो HTML एलिमेंट है उसका कलर क्या होगा, उसका बॉडी क्या होगा, उसका बॉर्डर कैसे होगा, और उसका फॉन्ट साइज कैसा होगा, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, बॉर्डर, कलर, ये सब चीज़ें होती हैं किसी भी HTML एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स, और इन्हीं को हम बोलते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है। सो हमने यहाँ पे 3 चीज़ें समझ ली। फर्स्ट इज सेलेक्टर, सेकंड इज डिक्लेरेशन ब्लॉक, एंड थर्ड इज द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये होता है आपका बेसिक सिंटेक्स फॉर द CSS, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं वैल्यू की। Values are assigned to CSS properties. In the above example, value yellow is assigned to the color property, ठीक है। Values क्या होती हैं, वैल्यू को हम असाइन करते हैं CSS प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। जैसे कि हमारा जो एग्जाम्पल था उसमें क्या था, हमने कलर प्रॉपर्टी की वैल्यू येलो सेट करी थी, मतलब जो कलर होगा ना H1 के लिए जो कलर होगा वो क्या होगा, येलो होगा, ठीक है। तो सिंटेक्स बेसिकली ये आपका सिलेक्टर यहाँ पे आता है, फिर प्रॉपर्टी 1 आती है, उसके बाद कॉलन, उसकी वैल्यू आप सेट करते हो, सेमी कॉलन लगाते हो, दूसरी प्रॉपर्टी लिखी, कॉलन, वैल्यू सेट करी। इस तरीके से आप नंबर ऑफ प्रॉपर्टी ऐड करते जाओगे, और एंड में भी आपको सेमी कॉलन लगाना है, और उसके बाद आप करली ब्रेसेस को क्लोज कर दोगे, ठीक है। तो ये पूरा करली ब्रेसेस के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू लिखी है इसे हम बोलते हैं पूरा डिक्लेरेशन ब्लॉक, ठीक है। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि बनने वाला है आपका यहाँ से। सो ये है टाइप ऑफ CSS, कितने टाइप के CSS हो सकते हैं ये समझते हैं, ठीक है। CSS इज एडेड टू HTML पेजेस टू फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन इन द स्टाइल शीट, ठीक है। सो मतलब CSS को हम ऐड करते हैं अपने HTML पेज में, ताकि हम अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सके किस तरीके से, जो भी इंफॉर्मेशन हमारी स्टाइल शीट में अवेलेबल है उस तरीके से हमारा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाता है, ठीक है। सो बेसिकली देयर आर 3 ways टू इंसर्ट CSS इन द HTML डॉक्यूमेंट्स। 3 तरीके से आप CSS को इंसर्ट कर सकते हो HTML डॉक्यूमेंट्स के अंदर।
First is the inline CSS, second is the internal CSS and third is the external CSS. यहाँ से भी एक MCQ क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आपको ABCD करके 4 ऑप्शन दे देंगे और आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सा CSS का टाइप नहीं है, तो आपको रॉन्ग वाला सेलेक्ट करना होगा। ओके, सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इनलाइन CSS. So we can apply CSS in a single element by inline CSS technique. अगर आपको CSS अप्लाई करनी है सिंगल एलिमेंट पे, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इनलाइन CSS टेक्निक का। The inline CSS is also a method to insert style sheet in the HTML document. ठीक है, सो इनलाइन CSS से क्या होता है, हम अपनी स्टाइल शीट को इंसर्ट करते हैं HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ही। ठीक है, अभी एग्जाम्पल जब हम करेंगे तब आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे। ओके, सो दिस मेथड mitigate some advantages of style sheets, so it is advised to use this method sparingly. ठीक है, इस मेथड से क्या होता है, हमें स्टाइल शीट्स की बहुत सारी एडवांटेजेस देखने को मिलती है, इसीलिए ऐसे एडवाइस करते हैं कि आप इस मेथड का इस्तेमाल करो। ठीक है, सो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ़ यू वॉन्ट टू यूज इनलाइन CSS यू शुड यूज द स्टाइल एट्रीब्यूट टू द रेलिवेंट टैग। अगर आपको इनलाइन CSS का इस्तेमाल करना है तो आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा स्टाइल एट्रीब्यूट टू द रेलिवेंट टैग, जिस भी टैग के लिए आप यूज़ करने वाले हो CSS। ठीक है, तो यहाँ पे सिंटैक्स देख लेते हैं। अब जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन तो बनना ही बनना है और साथ ही साथ MCQ या फिर मैं बोलूँ ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ से बनने वाले हैं। ठीक है, सो प्लीज़ ध्यान से समझना। सो यहाँ पे पहले आएगा आपका HTML टैग, ये आपका है एंगुलर ब्रैकेट, HTML टैग लिखा आपने, स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल आपको करना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है MCQ कि इनलाइन CSS के लिए किस एट्रीब्यूट का यूज़ होता है, तो उसका आंसर होगा स्टाइल एट्रीब्यूट। ठीक है, इक्वल टू लगाएंगे, उसके बाद डबल कोड्स में आप लिखेंगे CSS प्रॉपर्टी 1 लिखी, कॉलन लगाया, वैल्यू सेट करी, सेमी कॉलन लगा दिया, CSS प्रॉपर्टी 2 लिखी, कॉलन लगाया, वैल्यू को सेट किया, सेमी कॉलन लगाया और डबल कोट्स को बंद करने के बाद इस HTML टैग को आप क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये सिंटैक्स है आपके इनलाइन CSS का। तो एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं इसे इन डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, पहले हमने लिखा है डॉक टाइप HTML। ठीक है, इसके बाद HTML लिखा है, फिर बॉडी लिखी है, इसके बाद H1, देखो यहाँ पे जो H1 है ये हमारा HTML टैग है। ठीक है, फिर स्टाइल एट्रीब्यूट लिखा है, इसके बाद इक्वल टू लगाया और डबल कोट्स में हमने प्रॉपर्टीज़ को सेट किया। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कलर, कलर कॉलन, इसकी वैल्यू क्या हो गई, रेड हो गई। ठीक है, इसके बाद सेमी कॉलन लगाया, फिर मार्जिन हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है, मार्जिन लेफ्ट। ठीक है, ये सेकेंड प्रॉपर्टी है, कॉलन लगाया और 40 पिक्सल सेट कर लिया। इसके बाद सेमी कॉलन लगा के डबल कोट्स को बंद किया और इस एंगुलर ब्रैकेट को बंद किया। फिर यहाँ पे हमने लिखा है इनलाइन CSS इज अप्लाइड ऑन दिस हेडिंग। तो बेसिकली हमने क्या किया है, H1 के स्टाइल एट्रीब्यूट पे हमने CSS को अप्लाई करा है। ठीक है, सो यहाँ पे कलर और मार्जिन लेफ्ट 2 प्रॉपर्टीज हमने सेट कर दी है। ठीक है, कलर होगा इसका रेड और मार्जिन लेफ्ट हो जाएगी 40 पिक्सल्स। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे H1 आपका अप्लाई होगा विद दिस CSS। ओके, इसके बाद आपने H1 को कर दिया है क्लोज और यहाँ पे आपने P टैग का इस्तेमाल किया है, दिस पैराग्राफ इज नॉट अफेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे पैराग्राफ को क्लोज कर दिया, बॉडी को क्लोज किया और HTML को क्लोज किया। अब ये इसका आउटपुट गिवन है। ठीक है, अब देखते हैं आउटपुट में क्या आ रहा है, ये इसका हो गया आउटपुट। तो देखो, इनलाइन CSS इज अप्लाइड ऑन दिस हेडिंग, जो ये पूरी स्टेटमेंट है इसके ऊपर आपकी CSS अप्लाई की गई है। ठीक है, इसकी हेडिंग हो गई है H1। H1 आप लोग जानते हैं आपका लार्जेस्ट हेडिंग साइज होता है। ठीक है, इसके बाद इसका कलर हो गया है रेड अकॉर्डिंग टू दिस। इसके बाद जो मार्जिन लेफ्ट थी वो आपकी लेफ्ट से 40 पिक्सल के डिस्टेंस पे आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि तीनों
जो प्रॉपर्टीज थी, मतलब दो इसकी प्रॉपर्टी हो गई और एक इसका क्या हो गया, टैग हो गया। H1 टैग लगाया इसके ऊपर, कलर प्रॉपर्टी लगाई और मार्जिन लेफ्ट लगाया। सो वो सब सिर्फ और सिर्फ इसी टैग पर ही, इसी स्टेटमेंट पर ही अप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे इसे क्लोज कर दिया H1 को। इसके बाद जब आपने नया टैग खोला P टैग, तो वो क्या हो जाएगा, वो एकदम नॉर्मल टेक्स्ट की तरह आपको शो होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर आपने कोई भी CSS अप्लाई नहीं करी है। तो इसीलिए यहाँ पे आ रहा है दिस पैराग्राफ इज नॉट अफेक्टेड, ये नॉर्मली आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जाकर किसी पर्टिकुलर HTML एलिमेंट पे CSS का इस्तेमाल किया है, इसीलिए इसे कहते हैं इनलाइन CSS। और इनलाइन CSS के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट का, ठीक है। सो आई होप सो आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। बहुत ही इजी है, अगर आप चीज़ों को सिंक्रोनाइज वे में समझेंगे तो ये बहुत ही आसान है, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट भी है। आगे अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इन वीडियोस को और सब्सक्राइब कीजिए ओ लेवल GS अड्डा यूट्यूब चैनल को। और आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को हिट कीजिए। टेलीग्राम चैनल पे हमसे जुड़ने के लिए आप इस पर्टिकुलर लिंक पे विजिट करिए, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ CSS, जो कि आपकी है इंटरनल CSS, ठीक है, ये आपकी सेकेंड टाइप है। The internal style sheet is used to add a unique style for a single document। अब यहाँ पे क्या है, अगर आपको सिंगल डॉक्यूमेंट के लिए कोई यूनिक स्टाइल ऐड करवाना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंटरनल स्टाइल शीट का। पहले क्या था, हम सिंगल HTML एलिमेंट की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिंगल डॉक्यूमेंट की, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन द इनलाइन and internal CSS. It is defined in head section of the HTML page inside the style tag. Most important statement, ठीक है। सो इंटरनल CSS को अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली हेड सेक्शन के अंदर आप डिफाइन करेंगे अपने CSS को, वो भी किसके अंदर, स्टाइल टैग के अंदर। तो हेड सेक्शन के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर आप इस पर्टिकुलर इंटरनल CSS को डिफाइन करने वाले हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से हम बेटर समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट किया एग्जाम्पल, डॉक टाइप HTML हेड सेक्शन के अंदर आपने लिखा है स्टाइल टैग का आपने यूज़ किया है, और यहाँ पे आपने डिफाइन किया है CSS को। तो देखो बॉडी आपने यूज़ करी है और आपने H1 यूज़ किया है, ठीक है। तो बॉडी क्या है, बेसिकली एक टैग है जो कि पूरे सिंगल डॉक्यूमेंट के लिए है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, आपने बॉडी में आपने डिक्लेरेशन ब्लॉक स्टार्ट किया, ये आपका हो गया सिलेक्टर, ठीक है। सिलेक्टर हम देख के आए हैं पीछे, ये सिलेक्टर हो गया, और ये आपका हो गया डिक्लेरेशन ब्लॉक। यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी 1 लिखी बैकग्राउंड कलर, उसके बाद लगाया कॉलन और इसकी वैल्यू सेट कर दी लाइलन, ठीक है, लाइनन इसकी वैल्यू है, और यहाँ लगा दिया सेमी कॉलन। तो यहाँ पे हमने एक ही प्रॉपर्टी को सेट किया है, इस ब्लॉक को हमने बंद कर दिया है। फिर हमने दूसरा एलिमेंट यहाँ पे लिखा है जो कि आपका है H1, ठीक है, H1 लिखा है, और यहाँ पे डिक्लेरेशन ब्लॉक में कलर सेट किया है रेड और मार्जिन लेफ्ट सेट करी है 80 पिक्सल। उसके बाद इसे हमने कर दिया क्लोज, और फिर हमने स्टाइल टैग को क्लोज किया और उसके बाद हेड टैग को क्लोज किया है, ठीक है। फिर हमने बॉडी को स्टार्ट किया, बॉडी में हमने H1 टैग लिखा पहले, और H1 में मैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को देखना चाहती हूँ अपने वेब पेज पे, ठीक है। क्या लिखा है ये, द इंटरनल स्टाइल शीट इज अप्लाइड ऑन दिस हेडिंग, और यहाँ पे आपने H1 को कर दिया है क्या, क्लोज। उसके बाद आपने P टैग लिखा है, दिस पैराग्राफ विल नॉट बी अफेक्टेड, इसे क्लोज कर दिया, बॉडी को क्लोज कर दिया और HTML को क्लोज कर दिया। अब समझते हैं इसका आउटपुट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, ठीक है। सो ये आपका आउटपुट होगा जो आपको वेब पेज पे शो होगा, ओके। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। देखो, क्योंकि हमने बॉडी टैग पे, ये देखो बॉडी टैग पे अप्लाई किया था बैकग्राउंड कलर लाइनन, तो क्या हुआ, जो भी हमारा बॉडी है, ठीक है, जितने वेब पेज पे आपका डेटा आ रहा है ना, वो सारे आपकी बॉडी होती है, तो वो पूरा बैकग्राउंड कलर आपको लाइनन कलर का दिखाई दे रहा होगा। आपका कलर आ रहा है ना अलग सा, तो ये होता है लाइनन कलर।
इसके बाद हमने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ H1 टैग पे हमने कलर लगाया था रेड और मार्जिन लेफ्ट 80 पिक्सल लगाया था। सो बॉडी में तो आपका बैकग्राउंड कलर आ गया, लेकिन जो H1 आपका एलिमेंट था उसी पे सिर्फ कलर रेड हुआ और मार्जिन लेफ्ट 80 पिक्सल हो गई। तो ये देखो, ये मार्जिन लेफ्ट है आपकी, लेफ्ट से आप 80 पिक्सल की मार्जिन छोड़ोगे, ठीक है, और कलर आपका आ जाएगा रेड, और H1 था तो इसलिए इसका जो साइज है वो भी आपको बड़ा दिखाई दे रहा होगा। ओके, इसके बाद जो पैराग्राफ है ना, जो P टैग है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो दिस पैराग्राफ विल नॉट बी अफेक्टेड। तो ये होता है आपका इंटरनल CSS, ठीक है। जो आपने बॉडी पे लगाया था वो आपके कंप्लीट सिंगल डॉक्यूमेंट पे गया है वो ये वाला इफेक्ट, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे लगाते हो तो वो सिर्फ उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे ही लगने वाला है। सो यहाँ पे हमने समझ लिया इंटरनल CSS को, ठीक है। डिफरेंस समझ में आया होगा आपको। यहाँ पे हम हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग के अंदर डिफाइन करते हैं इंटरनल CSS को, और इनलाइन में क्या होता है, आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ ही स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके अप्लाई करते हो। कैसे, देखो यहाँ पे देखो, आपने एलिमेंट लिखा और स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके यहाँ पे प्रॉपर्टीज को सेट किया है। सो ये डिफरेंस है बिटवीन द इनलाइन CSS एंड इंटरनल CSS, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ CSS, जो कि है आपकी एक्सटर्नल CSS। The external style sheet is generally used when you want to make changes on multiple pages, ठीक है। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट का इस्तेमाल जब करते हैं जब आपको चेंजेस परफॉर्म करने हैं लगातार बहुत सारे पेजेस में, ठीक है। सो उस केस में हम प्रेफर करते हैं एक्सटर्नल CSS। इट इज़ आइडल for this condition because it facilitates you to change the look of the entire website by changing just one file। तो इनलाइन CSS में आप एक पर्टिकुलर HTML एलिमेंट को फॉर्मेट कर रहे थे, इंटरनल CSS में आपने क्या किया, एक सिंगल डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट किया। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक्सटर्नल CSS की, तो ये क्या करती है, ये आपकी पूरी वेबसाइट को चेंज कर सकती है एक ही बारी में। जस्ट आपको सिंगल फाइल चेंज करनी है। सो यहाँ पे इतना बड़ा फ़ायदा है एक्सटर्नल CSS का। सो इसे हम जब यूज़ करते हैं जब आपको मल्टीपल पेजेस पे फॉर्मेटिंग परफॉर्म करनी है, आपको एक साथ चेंजेस परफॉर्म करने हैं ऑन द मल्टीपल वेब पेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इट यूजेस द लिंक टैग, ठीक है। सो देखो, हर एक टाइप ऑफ CSS का कुछ ना कुछ क्या है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आपको सारी प्रॉपर्टीज़ याद करनी है कि किस CSS में कौन सा टैग यूज़ होता है, ठीक है, कैसे उसे डिफाइन किया जाता है। यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके, तो यहाँ पे लिंक टैग का हम यूज़ करते हैं ऑन एवरी पेज एंड द लिंक टैग शुड बी पुट इनसाइड द हेड सेक्शन। तो लिंक टैग का आप इस्तेमाल करोगे हेड सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो एग्जाम्पल क्या है, आपने लिखा हेड के अंदर लिखा लिंक, rel इज इक्वल टू स्टाइल शीट, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश CSS और href। यहाँ पे क्या दे रहे हो आप, रेफरेंस दे रहे हो, किसका, हाइपरलिंक। बेसिकली ये है हाइपरलिंक रेफरेंस mystyle.css, ठीक है। इसके बाद आपने हेड को कर दिया क्लोज। अब यहाँ देखते हैं क्या है, द एक्सटर्नल स्टाइल शीट में बी रिटन इन एनी टेक्स्ट एडिटर बट मस्ट बी सेव्ड विद अ .css एक्सटेंशन, ठीक है। तो एक्सटर्नल CSS का मतलब क्या होता है कि आप एक अलग से फाइल में अपने CSS को डिफ़ाइन करेंगे। HTML डॉक्यूमेंट में आप इसे नहीं डिफ़ाइन करेंगे, एक अलग सी फाइल बनाएंगे, उसमें आप सब कुछ डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद उस फाइल को सेव करेंगे। लेकिन सेव करते वक्त आपको ध्यान देना है कि सेव करते वक्त आपको .css एक्सटेंशन का यूज़ करना है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट आप किसी भी एडिटर में लिख सकते हो, लेकिन आपको फाइल सेव करते टाइम .css एक्सटेंशन का यूज़ करना होता है। दिस फाइल शुड नॉट कंटेन HTML एलिमेंट। सो इस पर्टिकुलर फाइल में कोई भी HTML एलिमेंट का यूज़ हम नहीं करने वाले हैं। सो देखो यहाँ पे क्या है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्टाइल शीट
फाइल नेम्ड mystyle.css। ठीक है, लेट सपोज हमने एक फाइल क्रिएट करी mystyle.css और उसमें मैंने डिफाइन कर दिया अपना एक्सटर्नल CSS। कैसे किया? यहाँ पे है बॉडी टैग, बैकग्राउंड कलर आपने कर दिया लाइट ब्लू, इसके बाद H1 टैग है यहाँ पे, तो यहाँ पे है आपका कलर नेवी और मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल। सो ये जो आपने फाइल बनाई है ना, ये आपके एक्चुअल HTML डॉक्यूमेंट से डिफरेंट फाइल है। ठीक है, और जो आपका HTML डॉक्यूमेंट होगा ना, उसमें आप क्या करोगे, हेड सेक्शन के अंदर जाके लिंक टैग का इस्तेमाल करके वहाँ पे आप रेफरेंस दोगे इस mystyle.css का। सो इस तरीके से आपकी जो HTML डॉक्यूमेंट वाली फाइल थी वो क्या हो जाएगी, रेफर करेगी आपकी mystyle.css वाली फाइल को, और इस तरीके से वहाँ पे स्टाइलिंग परफॉर्म हो जाएगी। अब देखो इसका फ़ायदा क्या है। मान लो मेरे वेबसाइट में टोटल 5 वेब पेजेस है और मैं चाहती हूँ कि बैकग्राउंड कलर में चेंज कर दूँ। सपोज़ मुझे बैकग्राउंड कलर, जो बॉडी का कलर है बैकग्राउंड कलर, उसको करना है ग्रीन। तो मैं क्या करूँगी, डायरेक्टली इस पर्टिकुलर फाइल में आऊँगी और यहाँ पे चेंजेस परफॉर्म करूँगी, जिससे क्या हो जाएगा, मेरे हर एक वेब पेज में 5 के 5 वेब पेज में क्या होगा, बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, जब मुझे मल्टीपल पेजेस में एक साथ चेंजेस परफॉर्म करने होते हैं तो उस केस में हम इस्तेमाल करते हैं एक्सटर्नल CSS का। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ओके, नोट पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। You should not use a space between the property value and the unit। ठीक है, तो प्रॉपर्टी वैल्यू और यूनिट के बीच में आप स्पेस नहीं दे सकते हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इट शुड बी मार्जिन लेफ्ट :20 पिक्सल, नॉट मार्जिन लेफ्ट :20 पिक्सल। तो देखो जो वैल्यू है और जो इसकी यूनिट है, इसके बीच में जो स्पेस है ना यहाँ पे, वो आप नहीं दे सकते हो। आपको एकदम साथ में लिखना है ये चीज़। ठीक है, अगर आप स्पेस दोगे तो आपको एरर देखने को मिलने वाली है। तो प्लीज़ इसे ध्यान रखना कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे ही मिस्टेक होती है एग्जाम में और फिर आपका रिजल्ट नहीं आता वेब पेज पे। ठीक है, सो नेक्स्ट बात करते हैं CSS सेलेक्टर के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, CSS selectors are used to select the content you want to style। तो CSS selector नाम से ही क्लियर है, इसका मतलब है आप कौन सा कंटेंट सिलेक्ट करना चाहते हो, आप किस कंटेंट पे स्टाइलिंग को परफॉर्म करवाना चाहते हो। Selectors are the part of the CSS rule set। तो सिलेक्टर हम पहले देख चुके हैं CSS रूल सेट में। अब यहाँ पे सिलेक्टर्स के डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, so CSS selectors select the HTML elements according to its ID, class, type, attribute and etc। ठीक है, तो CSS selector select करते हैं HTML elements को। डिपेंड करता है आप कौन सा सेलेक्टर यूज़ कर रहे हो, या तो वो आपकी ID यूज़ करेगा या फिर क्लास या टाइप या फिर एट्रीब्यूट। ठीक है, सो इन सब तरीक़ों से हम HTML एलिमेंट्स को सेलेक्ट करवा सकते हैं यूजिंग CSS सेलेक्टर्स। तो यहाँ पे बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ CSS सेलेक्टर की। सो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ सेलेक्टर्स इन द CSS। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका CSS एलिमेंट सेलेक्टर, सेकंड है आपका CSS ID सेलेक्टर, थर्ड है आपका CSS क्लास सेलेक्टर, and fourth is CSS universal selector and the last one is CSS group selector। ठीक है, देखो ये वाली वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है। सो हम जल्दी सारे टॉपिक्स कवर करेंगे ताकि एग्जामिनेशन से पहले हम सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर पाएँ। तो प्लीज़ बी पेशेंस। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखो, क्योंकि कंप्लीट नहीं देखोगे तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, और कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो एग्ज़ाम में गलती हो जाएगी और क्वेश्चन आपका हो जाएगा रॉन्ग। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, आप चाहें तो पेड वीडियो कोर्स परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे मॉड्यूल कोड M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए और मॉड्यूल कोड M4R5 इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के लिए पेड वीडियो कोर्स अवेलेबल है, और उन पेड वीडियो कोर्स के साथ आपको मिलेंगे ई नोट्स। ठीक है,
ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर कोई भी स्टूडेंट चाहता है कि अब सिर्फ एक ही मंथ लेफ्ट है, अगर इस कम टाइम में आप चाहते हो कि वीडियो कोर्स से आप जल्दी जल्दी कवर कर लो सारे टॉपिक्स, तो उसके लिए आप इस पर्टिकुलर नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए भी पेड नोट्स अवेलेबल है, हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लियर कर लें एक ही बारी में, तो वो इस पर्टिकुलर नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं CSS एलिमेंट सेलेक्टर। सो ये हमारा फर्स्ट टाइप का CSS सेलेक्टर है। द एलिमेंट सेलेक्टर सेलेक्ट्स द HTML एलिमेंट बाय नेम। ठीक है, तो CSS एलिमेंट सेलेक्टर क्या करता है, ये सेलेक्ट करता है HTML एलिमेंट को उसके नाम से। ठीक है, सो आप इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को याद रखना, यहाँ से आपके वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। डॉक टाइप HTML हेड स्टाइल। ठीक है, तो हेड टैग के अंदर आपने स्टाइल टैग का इस्तेमाल किया है। इट मीन्स ये कौन सी CSS है, ये आपकी है इंटरनल CSS। यहाँ पे आपने क्या किया है, डायरेक्टली HTML एलिमेंट का ही यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे बाय नेम हम यूज़ करते हैं HTML एलिमेंट को। यहाँ पे आपने टेक्स्ट अलाइन करा है सेंटर और कलर कर दिया है ब्लू। उसके बाद स्टाइल टैग को क्लोज किया है और फिर हेड टैग को क्लोज किया है, बॉडी को स्टार्ट किया है और यहाँ पे आपने लिख दिया है P। दिस स्टाइल विल बी अप्लाइड ऑन एवरी पैराग्राफ। यहाँ पे P टैग को क्लोज करा है और एक और यहाँ पे आपका P है सेकेंड पैराग्राफ जिसकी ID है para1। यहाँ पे आपने लिखा है me too, फिर P टैग को क्लोज किया और एक और पैराग्राफ आपने स्टार्ट किया एंड मी, और इसके बाद आपने इसे क्लोज किया, फिर बॉडी को क्लोज किया और HTML को क्लोज किया। तो यहाँ पे देखो आपने क्या किया था, HTML एलिमेंट P जो आपका एलिमेंट है उस पर अप्लाई किया था CSS। ठीक है, आपने टेक्स्ट को अलाइन किया है सेंटर में और कलर को कर दिया है ब्लू सेट। तो यहाँ पे बॉडी में आपके पास 3 पैराग्राफ हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इन तीनों का जो HTML एलिमेंट है वो तो सेम ही है ना P। तो इट मीन्स इन तीनों पे आपका जो स्टाइल है वो लगने वाला है, तीनों पे CSS अप्लाई होगी। इसीलिए जो आउटपुट आया उसमें देखा आपने कि तीनों के लिए, तीनों पैराग्राफ के लिए आपका जो टेक्स्ट था वो सेंटर अलाइन होके आया है और कलर आपका आ गया है ब्लू। तो इस तरीके से एलिमेंट सेलेक्टर का बेसिकली मतलब क्या है कि जो आपका सेलेक्टर है जो आप इस डिक्लेरेशन ब्लॉक के पहले लिखते हो वो आपका क्या है, HTML एलिमेंट ही होता है। यहाँ पे बाय नेम आप उसे एक्सेस करते हो। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे। सेकेंड टाइप आपका होता है CSS ID सेलेक्टर। ठीक है, CSS ID सेलेक्टर। The ID selector selects the ID attribute of the HTML element to select a specific element। अब यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं ID एट्रीब्यूट का। ठीक है, अगर हमें किसी पर्टिकुलर HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करना है कोई स्पेसिफिक, तो उसके साथ हम ID एट्रीब्यूट को अटैच कर सकते हैं और ID एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एलिमेंट पर CSS को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, and ID is always unique within the page, so it is chosen to select a single unique element। ठीक है, ID क्या होता है, एक यूनिक होती है। ठीक है, ID एक यूनिक होती है, तो ID का इस्तेमाल करके हम एक सिंगल यूनिक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इट इज़ रिटन विद द हैश करेक्टर फॉलोड बाय द ID ऑफ द एलिमेंट। ये मैं बोलूँगी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और मैंने देखा था कोई एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था। वो क्वेश्चन ये था कि ID सेलेक्टर के लिए आप किस पर्टिकुलर सिंबल का यूज़ करते हो। तो वहाँ पे सिंबल दिए हुए थे, जैसे कि @ सिंबल दिया हुआ था, ठीक है, हैश सिंबल दिया हुआ था, डॉलर सिंबल दिया हुआ था और आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क सिंबल दिया हुआ था। तो आपको करेक्ट सिंबल यहाँ पे फाइंड आउट करना था, तो इसका राइट आंसर था हैश। ठीक है, तो हैश करेक्टर का इस्तेमाल करके हम ID एलिमेंट लिखते हैं। मतलब आपने लिखा पहले हैश और उसके बाद एलिमेंट की ID लिख दी, तो इस तरीके से आपका सेलेक्टर बन जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे बात करते हैं ID para1 की।
तो एग्जाम्पल में क्या है, डॉक टाइप HTML हेड, हेड के अंदर स्टाइल, और यहाँ पे देखो हैश पैरा 1, ये आपका है ID सेलेक्टर। यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन वही सेंटर है, कलर क्या है, ब्लू सेम है। स्टाइल क्लोज किया, हेड क्लोज किया, बॉडी को स्टार्ट किया, और यहाँ पे 2 पैराग्राफ है। फर्स्ट में ID इज इक्वल टू पैरा 1 है और हेलो वेलकम टू ऑल लिखा हुआ है, इसको क्लोज करा। सेकेंड पैराग्राफ क्या है, दिस पैराग्राफ विल नॉट बी अफेक्टेड, इसे क्लोज किया, बॉडी को क्लोज किया और HTML को क्लोज किया। तो यहाँ पे देखो आउटपुट में क्या आया, जिस पर्टिकुलर पैराग्राफ की ID पैरा 1 है, सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर पैराग्राफ पे आपका CSS अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पैराग्राफ तो 2 थे, लेकिन दोनों पर आपका CSS अप्लाई नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक ही पे हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने ID एट्रीब्यूट का यूज़ किया है। और ID एट्रीब्यूट के यूज़ से क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल स्पेसिफिक जो आपका पहले वाला पैराग्राफ था, जिसकी ID मैच कर जाएगी, उसी वाले ID की पैराग्राफ में आपका CSS अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हेलो वेलकम टू ऑल देखो सेंटर में भी आ रहा है और इसका कलर ब्लू भी आ रहा है। ठीक है, और जो आपका सेकंड पैराग्राफ था वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा आपके वेब पेज पे। तो इस तरीके से आपने समझा होगा क्या डिफरेंस है बिटवीन द CSS एलिमेंट सेलेक्टर और CSS ID सेलेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं CSS क्लास सेलेक्टर की। So the class selector selects the HTML elements with a specific class attribute। तो यहाँ पे जो CSS क्लास सेलेक्टर है वो सेलेक्ट करता है HTML एलिमेंट को जिसके पास स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, सो जिस पर्टिकुलर HTML एलिमेंट के पास वो स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट होगा, वो HTML एलिमेंट सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, सो इट इज़ यूज्ड विद अ पीरियड, करेक्टर, डॉट, फुल स्टॉप सिंबल फॉलोड बाय द क्लास नेम। ठीक है, तो देखो पहले वाले में क्या था, आप हैश का यूज़ कर रहे थे और हैश के बाद आप ID का नाम लिख रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करोगे आप इस्तेमाल करोगे फुल स्टॉप सिंबल का, जो कि आपका होता है ये डॉट, मतलब इसे पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, इसे पीरियड कह लो या फिर इसे कह लो फुल स्टॉप सिंबल। इसके बाद आप डायरेक्टली क्लास नेम लिखोगे। इस तरीके से आप सेलेक्टर को डिक्लेयर करने वाले हो। ठीक है, सो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्लास है सेंटर। ओके, तो देखो डॉक टाइप HTML हेड स्टाइल और यहाँ पे डॉट सेंटर। ठीक है, तो आपकी क्लास नेम क्या हो गई, सेंटर हो गई। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन ब्लॉक में आपने टेक्स्ट अलाइन सेंटर करा हुआ है और कलर को ब्लू किया हुआ है। स्टाइल क्लोज किया, हेड क्लोज किया, बॉडी स्टार्ट करी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, H1 में आपने क्लास इज इक्वल टू सेंटर कर दिया, दिस हेडिंग इज ब्लू एंड सेंटर अलाइंड। फिर आपने H1 को क्लोज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपने पैराग्राफ को शुरू किया, यहाँ पे भी क्लास आपने सेंटर किया हुआ है। तो क्लास क्या है, H1 का एट्रीब्यूट है, ये वाली क्लास क्या है, P का एट्रीब्यूट है। ठीक है, दिस पैराग्राफ इज ब्लू एंड सेंटर अलाइंड, इसे क्लोज कर दिया, बॉडी को क्लोज किया और HTML को भी क्लोज कर दिया। तो देखो इसमें क्या होने वाला है, जो HTML एलिमेंट में क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू सेंटर है, ठीक है, वो HTML एलिमेंट ही सेलेक्ट होंगे और उन्हीं पर्टिकुलर एलिमेंट्स पे CSS अप्लाई होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 आपके HTML एलिमेंट थे जिनके क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू सेंटर थी, जो कि आपके इससे मैच कर रही है क्लास नेम से। ठीक है, तो इस तरीके से जो आउटपुट आएगा स्क्रीन पे, वहाँ पे क्या हुआ, जो आपकी H1 हेडिंग थी वो आपकी ब्लू कलर की आई और क्या हो गई, सेंटर अलाइन भी आ गई, और जो आपका पैराग्राफ था वो भी ब्लू कलर का आया और सेंटर अलाइन आया। ठीक है, ये वाला बोल्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने H1 का यहाँ पे यूज़ किया है और यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ का यूज़ किया है, तो ये नॉर्मली आ रहा है। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट को पोस्ट करना। ठीक है, यहाँ पे नोट पॉइंट मैं मिस कर चुकी हूँ, इसे पढ़ लेते हैं। नोट क्या है, अ क्लास नेम शुड नॉट बी स्टार्टेड विद अ नंबर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपका क्लास नेम है ना, वो कभी भी किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे बात करते हैं CSS क्लास सेलेक्टर फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट। सो यहाँ पे क्या है, अगर हमें CSS क्लास सेलेक्टर का यूज़ करना है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए तो उसका क्या सिंटेक्स है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट टू स्पेसिफाई दैट ओनली वन स्पेसिफिक HTML एलिमेंट शुड बी अफेक्टेड, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक HTML एलिमेंट ही अफेक्ट हो आपके CSS से, तो उसके लिए आप क्या करने वाले हो, यू शुड यूज द एलिमेंट नेम विद द क्लास सेलेक्टर। आपको क्लास सेलेक्टर के साथ उस एलिमेंट नेम का यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये सब कुछ सेम है, डॉक टाइप HTML हेड स्टाइल। यहाँ पे देखो, पहले हम सिर्फ डॉट और क्लास नेम लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपने P का भी इस्तेमाल किया, तो ये आपका एलिमेंट नेम हो गया विद योर क्लास सेलेक्टर। इसके बाद टेक्स्ट अलाइन कर दिया आपने सेंटर, कलर कर दिया आपने ब्लू, और सब कुछ बाकी सेम रखा आपने, ठीक है। यहाँ पे H1 क्लास इज इक्वल टू सेंटर, दिस हेडिंग इज नॉट अफेक्टेड, H1 को क्लोज कर दिया। यहाँ पे आपने पैराग्राफ स्टार्ट किया, क्लास इज इक्वल टू सेंटर, दिस पैराग्राफ इज ब्लू एंड सेंटर अलाइंड, इसे क्लोज करा, बॉडी क्लोज करी, HTML को भी क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे देखो क्लास एट्रीब्यूट दोनों में क्या है, सेंटर है। क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू दोनों में क्या है, सेंटर है। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे एक स्पेसिफिक एलिमेंट पे क्लास सेलेक्टर लगाया है, तो सिर्फ और सिर्फ P जो है ना आपका पैराग्राफ, उसी पे आपका ये CSS अप्लाई होने वाला है। तो इसीलिए जो आपका फर्स्ट H1 हेडिंग थी, दिस हेडिंग इज नॉट अफेक्टेड, वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। लेकिन जो आपका पैराग्राफ था वो आपका CSS के साथ आएगा। तो यहाँ पे आ गया दिस पैराग्राफ इज ब्लू एंड सेंटर अलाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल मैंने दिए हैं वो इतने इजी हैं कि आपको एक ही बारी में समझ में आ जाएंगे, और मैंने बहुत ही शॉर्ट कंटेंट रखा है ताकि आप एग्जैक्टली वो पढ़ें जो एग्ज़ाम में आने वाला है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ सेलेक्टर को एक्सप्लेन करो, तो आपको बस यहाँ पे 2-3 लाइन की स्टेटमेंट में देनी है और उसके बाद एग्जाम्पल देना है। विदाउट एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, बिल्कुल इनकम्प्लीट माना जाएगा। ओके, आगे बढ़े, बात करते हैं फोर्थ टाइप के CSS सेलेक्टर की। तो ये है आपका CSS यूनिवर्सल सेलेक्टर। द CSS यूनिवर्सल सेलेक्टर इज यूज्ड एज अ वाइल्ड कार्ड करेक्टर, ठीक है। सो यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं वाइल्ड कार्ड करेक्टर से। इट सेलेक्ट्स ऑल द एलिमेंट्स ऑन द पेजेस। तो यूनिवर्सल का मतलब ही होता है सब कुछ, ठीक है। तो जो भी आपके वेब पेज पे है वो सारे एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएंगे इसका यूज़ करने से। और वाइल्ड कार्ड करेक्टर आपका होता है ये वाला स्टार, ठीक है। स्टार भी होता है और परसेंटेज भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ओनली स्टार, ठीक है। तो इसे इग्नोर करो। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, डॉक टाइप HTML हेड स्टाइल। थोड़ा सा जूम करते हैं, क्या पता जूम हो जाए, वेट, हाँ जूम तो हो गया, देखते हैं। सो डॉक टाइप HTML हेड स्टाइल। अब यहाँ देखो, स्टाइल में आप इस्तेमाल कर रहे हो वाइल्ड कार्ड करेक्टर जो कि आपका स्टार, और यहाँ पे आपने स्टार्ट किया डिक्लेरेशन ब्लॉक, कलर आपने कर दिया ग्रीन, फॉन्ट साइज आपने कर दिया 20 पिक्सल, उसके बाद आपने स्टाइल को कर दिया क्लोज। देखो यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आपने स्टाइल को क्लोज किया, हेड को क्लोज करा, बॉडी को स्टार्ट किया, यहाँ पे आपने लिखा H2, दिस इज हेडिंग, P लिखा, दिस स्टाइल विल बी अप्लाइड ऑन एवरी पैराग्राफ, P को क्लोज करा, फिर एक और P स्टार्ट किया ID पैरा 1 के साथ, Me टू आपने लिखा, इसे क्लोज किया, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट किया, एंड मी लिखा, क्लोज किया P को, बॉडी क्लोज करी और HTML भी क्लोज करा। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है, ठीक है। तो आउटपुट में क्या आया, दिस इज हेडिंग, दिस स्टाइल विल बी अप्लाइड ऑन एवरी पैराग्राफ, मी टू एंड मी। हर एक HTML एलिमेंट पे आपका CSS अप्लाई हो गया, ठीक है। सबका कलर ग्रीन आ रहा है और सबका फॉन्ट साइज 20 पिक्सल आ रहा है। सो इसका मतलब जब भी आप स्टार या फिर वाइल्ड कार्ड करेक्टर का इस्तेमाल करोगे तो इससे क्या हो जाएगा, ये आपका यूनिवर्सल सिलेक्टर होगा और ये सारे एलिमेंट्स पे CSS को अप्लाई कर देगा, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं और बात करते हैं CSS ग्रुप सिलेक्टर के बारे में। सो
द ग्रुपिंग सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट ऑल द एलिमेंट्स विद द सेम स्टाइल डेफिनेशन। तो ग्रुप का मतलब क्या होता है, जो एक ही टाइप के होते हैं, ठीक है। द ग्रुपिंग सेलेक्टर इज यूज टू सेलेक्ट ऑल द एलिमेंट्स विद द सेम स्टाइल डेफिनेशन। सो ये उन सारे एलिमेंट्स को सेलेक्ट करता है जो कि सेम स्टाइल डेफिनेशन के होते हैं। ग्रुपिंग सेलेक्टर इज यूज टू मिनिमाइज द कोड। तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं कोड को मिनिमाइज करने के लिए, मतलब हम बार बार कोड को ना लिखे, उसको अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं CSS ग्रुप सेलेक्टर का। कॉमास आर यूज टू सेपरेट ईच सेलेक्टर इन द ग्रुपिंग। कॉमा का इस्तेमाल करते हैं हम हर सेलेक्टर को सेपरेट करने के लिए। ओके, लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ CSS ग्रुप सेलेक्टर। तो यहाँ पे डॉक टाइप HTML हेड और स्टाइल। स्टाइल के अंदर आपने लिखा H1, ये आपका पहला सेलेक्टर हुआ, H2 सेकेंड सेलेक्टर एंड P इज द थर्ड सेलेक्टर। तो यहाँ पे आपने तीनों को सेपरेट किया कॉमा से। इसके बाद डिक्लेरेशन ब्लॉक स्टार्ट किया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, कलर आपने ब्लू कर दिया, स्टाइल को क्लोज किया, हेड को क्लोज किया, बॉडी को स्टार्ट किया। यहाँ पे आपने H1 लिखा, हेलो ओ लेवल GS अड्डा, H1 को क्लोज किया। H2 में हेलो ओ लेवल GS अड्डा इन स्मॉलर फॉन्ट, H2 को आपने क्लोज किया, और फिर P टैग में लिखा है दिस इज अ पैराग्राफ, इसको क्लोज किया है, बॉडी को क्लोज किया, HTML को क्लोज किया। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक साथ क्या करा, तीनों एलिमेंट पर CSS को अप्लाई कर दिया, इसलिए हमने ग्रुप बना दिया ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, H1 पे, H2 पे और P पे, इन तीनों एलिमेंट पे एक साथ CSS अप्लाई हो जाएगी, और आउटपुट में क्या आ जाएगा, हेलो ओ लेवल GS अड्डा। पहले आया H1 हेडिंग का, तो इसलिए इसका साइज थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो ये आ गया आपका ब्लू कलर का, और सेंटर आ गया, इसमें सेंटर अलाइन टेक्स्ट है ये। सेकंड में क्या हुआ, आपका H2 मतलब स्मॉलर फॉन्ट में आपको दिखाई देगा, ठीक है, इससे छोटा है ना, ये देखो हेलो ओ लेवल GS अड्डा। यहाँ पे भी आपका ब्लू कलर आया, सेंटर आया, और लास्ट में दिस इज अ पैराग्राफ भी ब्लू कलर में शो हो रहा है और सेंटर अलाइन टेक्स्ट है। सो इस तरीके से ग्रुप सेलेक्टर का इस्तेमाल करके हम एक साथ HTML एलिमेंट्स पे भी अपनी CSS को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप सो आपको सारे सेलेक्टर समझ में आए होंगे। कोई डाउट आए तो प्लीज़ पूछिए मुझसे कमेंट सेक्शन में। ओके, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं CSS प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। सो ये भी आपकी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास थोड़ी बड़ी हो रही है क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, और मैं चाहती हूँ कि सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जल्दी जल्दी कवर हो जाए, ठीक है। सो अब अगर आप चाहते हो सच में कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, तो प्लीज़ अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। 1 महीने में भी आप चाहें तो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर आप अच्छे से सिंक्रोनाइज्ड वे में तैयारी करें तो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के साथ। CSS background property is used to define the background effect on the element, ठीक है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे बैकग्राउंड इफेक्ट को चेंज करना है, सेट करना है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का। देयर आर 5 CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज दैट अफेक्ट्स द HTML एलिमेंट, ठीक है। तो 5 तरीके से हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं। 5 प्रॉपर्टीज होती है बेसिकली, जिससे आप HTML एलिमेंट पर कोई फ़र्क डाल सकते हैं, ठीक है। सो वो 5 प्रॉपर्टीज़ क्या है समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फर्स्ट इज़ द बैकग्राउंड कलर, सेकंड इज़ बैकग्राउंड इमेज, थर्ड इज़ बैकग्राउंड रिपीट, फोर्थ इज़ बैकग्राउंड अटैचमेंट, एंड फिफ्थ इज़ बैकग्राउंड पोजीशन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट CSS प्रॉपर्टी के साथ, जो कि है आपकी CSS background color. The background color property is used to specify the background color of the element. एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर क्या होगा उसको सेट करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का, ठीक है, CSS बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का। ओके, तो यहाँ पे देखो, यू कैन सेट द बैकग्राउंड कलर लाइक दिस। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसे जूम करने की कोशिश करती हूँ।
ओके, तो देखो डॉक टाइप HTML हेड स्टाइल, यहाँ पे H2, P है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम ग्रुप सेलेक्टर का यूज़ कर रहे हैं। आपने क्या किया, बैकग्राउंड कलर को आपने सेट कर दिया इस पर्टिकुलर कोड के साथ। ओके, इसके बाद आपने सेमीकोलन लगाया, यहाँ पे इस बॉक्स को, डिक्लेरेशन ब्लॉक को क्लोज किया, फिर स्टाइल टैग को क्लोज किया, हेड क्लोज किया, बॉडी को स्टार्ट किया। H2 में आपने लिखा है माई फर्स्ट CSS पेज, H2 क्लोज किया, फिर आपने पैराग्राफ टैग स्टार्ट किया, हेलो ओ लेवल GS अड्डा, दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ CSS बैकग्राउंड कलर। फिर आपने पी टैग क्लोज किया, बॉडी क्लोज करी, HTML क्लोज करी। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, हाँ, तो यहाँ पे H2 और P पर बेसिकली हम CSS अप्लाई कर रहे हैं। तो H2 में लिखा था माई फर्स्ट CSS क्लास पेज, तो यहाँ पे देखो ये रहा, और P था आपका हेलो ओ लेवल GS अड्डा, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ CSS बैकग्राउंड कलर, तो ये भी आ गया यहाँ पे। और आपने इन दोनों एलिमेंट्स पे क्या किया है, बैकग्राउंड कलर आपने ये वाला सेट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लगाया है ये वाला कोड, हैश के साथ आप कोड लगाते हो तो ये होता है आपका कलर कोड। अगर आप चाहो तो आप ब्लू लिख सकते हो या फिर आप ऐसे कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये कोड आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ इस एग्जाम्पल में यूज़ हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पे कलर का नाम लिख सकते हो, जैसे कि रेड, ब्लू, ग्रीन, ऐसे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इन दोनों एलिमेंट का जो बैकग्राउंड है, देखो ये जो बैकग्राउंड है ना, ये इस पर्टिकुलर कलर में आ रहा है। तो हमने क्या किया, H2 और P दोनों एलिमेंट पे बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया है। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की, और वो है आपकी CSS बैकग्राउंड इमेज। The background image property is used to set an image as a background of a element. किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के बैकग्राउंड में अगर कोई इमेज सेट करनी है तो उसके लिए आप बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे, ठीक है। इसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट द इमेज कवर्स द इंटायर एलिमेंट। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जो आपकी इमेज है ना वो पूरा इंटायर डॉक्यूमेंट, इंटायर एलिमेंट कवर करती है, ठीक है। यू कैन सेट द बैकग्राउंड इमेज फॉर अ पेज लाइक दिस। सो देखो यहाँ पे क्या है, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी इमेज होती है वो इंटायर एलिमेंट को कवर करती है, लेकिन अगर आप चाहो तो बैकग्राउंड इमेज को पूरे पेज पर भी लगा सकते हो। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, 1 मिनट। ओके, सो यहाँ पे डॉक टाइप HTML हेड स्टाइल, यहाँ पे आपने बॉडी टैग का यूज़ किया और उसके अंदर आपने क्या करा, बैकग्राउंड इमेज कॉलन आपने लिखा URL, और URL के बाद आपने डबल कोट्स में उस पर्टिकुलर इमेज फाइल का URL लिख दिया। क्या लिखा आपने, paper1.gif, सेमीकोलन लगाया, यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट कॉलन 100 पिक्सल सेट कर दी। इसके बाद डिक्लेरेशन ब्लॉक को क्लोज किया, स्टाइल टैग को बंद किया, हेड टैग को बंद किया, बॉडी स्टार्ट करी और बॉडी में लिखा है H1 में हेलो ओ लेवल GS अड्डा, H1 को क्लोज करा, बॉडी क्लोज करी, HTML क्लोज किया, ठीक है। अब समझते हैं इसका आउटपुट। तो देखो नोट पॉइंट पढ़ते हैं पहले। द बैकग्राउंड इमेज शुड बी चूजन अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट कलर। आपको ये ध्यान देना है कि टेक्स्ट कलर क्या है आपके टेक्स्ट का, उसी अकॉर्डिंग आपको इमेज सेट करनी है, वरना आपको टेक्स्ट दिखाई नहीं देगा, ठीक है। द बैड कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड द बैकग्राउंड इमेज मे बी कॉज अ पुअर डिजाइंड एंड नॉट रीडेबल वेब पेज। अब सपोज अगर मेरा टेक्स्ट येलो कलर का होता और अगर मेरा पेज भी येलो होगा तो क्या होगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो इससे क्या होगा, आपका वेब पेज पुअरली डिज़ाइंड वेब पेज माना जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि वेब पेज का जो पीछे की इमेज है उसका कलर और आपके टेक्स्ट का कलर डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरे पे कैसे आ गया, ये पूरे पे ऐसे आ गया क्योंकि आपने बॉडी पर इसे अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अगर आप बॉडी पे अप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है जो आपकी इमेज है वो आपके पूरे वेब पेज पे आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो
H1 में O लेवल GS अड्डा था, तो यहाँ पे लॉजिकली तो यहीं पे आने चाहिए थी ना इमेज। अगर मैं यहाँ पे लिखती H1 तो ये यहीं पे आती, लेकिन मैंने बॉडी लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्जिन जो है 100 पिक्सल वो यहाँ पे सेट हो गई। ये आपकी 100 पिक्सल मार्जिन है, और जो आपकी इमेज थी वो आपकी यहाँ पे पूरे बॉडी में आपको दिख रही है। तो इस तरीके से आप इमेज को भी सेट कर सकते हो बैकग्राउंड में। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं CSS बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट द बैकग्राउंड यहाँ पे रिपीट आएगा। ये गलत लिख दिया गया है यहाँ पे, इसे रिपीट कर लो। ठीक है, सो बाय डिफ़ॉल्ट द बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी रिपीट्स द बैकग्राउंड इमेज हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जो बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी है वो क्या करती है, बैकग्राउंड इमेज को रिपीट करती है हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, मतलब बार बार आप उस इमेज को रिपीट करते जाओगे। ठीक है, लेकिन सम इमेजेस आर रिपीटेड ओनली हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। कुछ इमेज क्या होती है, या तो वर्टिकली रिपीट होती है या फिर हॉरिजॉन्टली रिपीट होती है, क्योंकि कुछ इमेज का साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो उस केस में डिपेंड करता है इमेज कैसी है, तो उस तरीके से वो रिपीट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, द बैकग्राउंड लुक्स बेटर इफ द इमेज रिपीटेड हॉरिजॉन्टली ओनली। तो जो आपका बैकग्राउंड है ना, वो बेटर दिखाई देता है जब आपकी इमेज हॉरिजॉन्टली रिपीट करती है सिर्फ। ओके, सो बैकग्राउंड रिपीट एक्स। सो एक्स का इस्तेमाल हमने किया है हॉरिजॉन्टली रिपीट करने के लिए। एक्स एक्सिस आपने देखी होगी, देखो इस तरीके से क्या होता है, ये आपकी होती है एक्स एक्सिस और ये आपकी होती है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का मतलब होता है कि आपको हॉरिजॉन्टली रिपीट करवानी है इमेज को। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे एग्जामिनेशन में। और अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ रिपीट वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाता कि आप वर्टिकली इमेज को रिपीट करवाना चाहते हो उस केस में। ठीक है, वो वर्टिकल के लिए वाई होता है और हॉरिजॉन्टली के लिए क्या होता है, एक्स होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं, थोड़ा सा मैं जूम करूँगी। सो एग्जाम्पल देखते हैं। डॉक टाइप HTML हेड स्टाइल के अंदर आपने बॉडी में लगाया है आपका CSS। तो यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज URL आपने दिया है gradient bg.png, आपकी इमेज है, और बैकग्राउंड रिपीट में आप लिख रहे हो रिपीट एक्स। ठीक है, इसके बाद मतलब इसका मतलब क्या है कि आप चाहते हो हॉरिजॉन्टली आपकी इमेज रिपीट होती जाए। उसके बाद आपने डिक्लेरेशन ब्लॉक को बंद किया है, स्टाइल टैग को बंद किया, हेड को बंद किया, बॉडी स्टार्ट करी, आपने लिखा यहाँ पे H1 हेलो O लेवल GS अड्डा। H1 को आपने क्लोज करा, बॉडी को क्लोज किया और HTML को भी क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे देखो आउटपुट क्या आया है। आउटपुट में क्या आया है, आपकी जो इमेज थी वो आ गई, और वो देखो कितनी बड़ी इमेज आ रही है ना। तो मतलब बार बार आपकी इमेज रिपीट होती जा रही है हॉरिजॉन्टली। और जो आपका टेक्स्ट था वो था हेलो O लेवल GS अड्डा। अगर आप चाहें तो आप बैकग्राउंड रिपीट वाई भी लिख सकते हो। ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट और इसकी वैल्यू रिपीट वाई। तो इसकी बस दो वैल्यू हो सकती है, रिपीट एक्स या फिर रिपीट वाई, या फिर एक और वैल्यू होगी नो रिपीट। तो इसकी 3 वैल्यू हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं CSS बैकग्राउंड अटैचमेंट के बारे में। द बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई इफ द बैकग्राउंड इमेज इज फिक्स्ड और स्क्रॉल विद द रेस्ट ऑफ द पेज इन द ब्राउजर विंडो। तो यहाँ पे आप बताओगे बैकग्राउंड इमेज के बारे में, आप स्पेसिफाई करोगे जो आपकी इमेज है वो फिक्स्ड इमेज है या वो स्क्रोलिंग इमेज है। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, आपकी बैकग्राउंड में जो इमेज है वो मूव कर रही होती है। ठीक है, आप उसे मूव कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपनी इमेज को फिक्स्ड रखना चाहते हो या फिर स्क्रोलिंग रखना चाहते हो। ठीक है, इफ़ यू सेट fixed the background image then the image will not move during the scrolling in the browser। ठीक है, अगर आपने अपने इमेज को फिक्स सेट कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा, जब आप अपने वेब पेज को स्क्रॉल करोगे तो वो जो इमेज है ना वो आपकी फिक्स रहेगी, वो स्क्रॉलिंग के साथ मूव नहीं करेगी। लेकिन अगर आपने उसकी वैल्यू को स्क्रॉल सेट कर दिया
तो उस केस में क्या हो जाएगा कि स्क्रॉलिंग के दौरान आपकी इमेज भी स्क्रॉल करेगी। ओके, तो बहुत सिंपल मीनिंग है इसका। एग्जाम्पल समझते हैं, थोड़ा सा इसे जूम करते हैं। ओके, सो डॉक टाइप HTML है, इसके बाद HTML है, हेड है, स्टाइल है। स्टाइल के अंदर बॉडी है, बॉडी में आपका बैकग्राउंड है वाइट, URL आपने इमेज का दिया पाथ, उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट में आपने देखो नो रिपीट वैल्यू सेट कर दी है। इसके बाद बैकग्राउंड अटैचमेंट की वैल्यू आपने फिक्स्ड करी है, मतलब आप नहीं चाहते हो कि स्क्रॉलिंग पे आपकी इमेज मूव करे। ओके, इसके बाद मार्जिन लेफ्ट की वैल्यू आपने 200 पिक्सल सेट कर दी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन ब्लॉक क्लोज हुआ और स्टाइल टैग बंद हुआ, हेड टैग बंद हुआ। यहाँ पे नीचे आपने बॉडी स्टार्ट करी है, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, तो यहाँ पे 13 पैराग्राफ्स हैं। ठीक है, सब में क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ फिक्स्ड बैकग्राउंड इमेज, स्क्रॉल डाउन द पेज। तो आपने क्योंकि बैकग्राउंड अटैचमेंट की वैल्यू फिक्स्ड करी है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया कि भाई जो आपकी इमेज है वो फिक्स्ड बैकग्राउंड इमेज है, आप स्क्रॉल कर लीजिए। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये लिखा है। और जो लास्ट पैराग्राफ है ना, वो क्या बोलता है, इफ यू डू नॉट सी एनी स्क्रॉल बार्स रीसाइज द ब्राउजर विंडो। ठीक है, इसके बाद आपने इस पी टैग को क्लोज किया, बॉडी क्लोज करी और HTML को भी क्लोज कर दिया। तो आउटपुट में क्या आया, इसे थोड़ा सा जूम करते हैं। आउटपुट में क्या आया, दिस इज अ फिक्स्ड बैकग्राउंड इमेज, स्क्रॉल डाउन द पेज। तो ये सारे पैराग्राफ एज इट इज आ गए और पीछे आपकी इमेज लगी हुई है। ठीक है, तो आपको साइड में स्क्रॉल बार दिखाई देंगे। अगर स्क्रॉल बार नहीं दिखाई दे रहे तो उसके लिए आप क्या करोगे, अपने ब्राउजर विंडो को रीसाइज करोगे, फिर आपको स्क्रॉल बार दिखाई देने लग जाएंगे। तो जैसे ही आप स्क्रॉल बार के हेल्प से अपने वेब पेज को मूव करोगे ना, आपकी बैकग्राउंड इमेज मूव नहीं होगी, क्योंकि आपने इसकी वैल्यू फिक्स्ड सेट कर रखी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल विद द फिक्स्ड बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, तो ये आई थिंक प्रीवियस वाला स्टेटमेंट है, हमने ये वाला पीछे कवर कर लिया है। ठीक है, सो इसे इग्नोर करो। यहाँ पे है आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, CSS बैकग्राउंड पोजीशन। ठीक है, द बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू डिफाइन द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बैकग्राउंड इमेज। तो यहाँ पे आप अपने बैकग्राउंड इमेज की इनिशियल पोजीशन को डिफाइन कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट द बैकग्राउंड इमेज इज प्लेस्ड ऑन द टॉप लेफ्ट ऑफ द वेब पेज। तो बाय डिफॉल्ट आपसे पूछ सकते हैं बैकग्राउंड इमेज की पोजीशन बाय डिफॉल्ट क्या होती है, तो वो होती है टॉप लेफ्ट। ठीक है, यू कैन सेट द फॉलोइंग पोजीशंस। तो यहाँ पे आप ये सारी वैल्यू सेट कर सकते हो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में। कौन कौन सी, सेंटर, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। ओके, एग्जाम्पल समझते हैं इसका। डॉक टाइप HTML हेड, स्टाइल के अंदर आपने बॉडी का यूज़ किया है, बैकग्राउंड आपने करा है वाइट, URL आपने दिया है ये वाला। ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट आपने नो रिपीट किया है, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड करी है और बैकग्राउंड पोजीशन आपने सेंटर करी है। यहाँ पे हमने सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर लिया है। ठीक है, इसके बाद आपने डिक्लेरेशन ब्लॉक को बंद किया, स्टाइल टैग को बंद किया, हेड टैग को बंद किया, बॉडी में आपने ये पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं। इसके बाद लास्ट पैराग्राफ वही है, इफ़ यू डू नॉट सी एनी स्क्रॉल बार रिसाइज। अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, इसके बाद आपने बॉडी को क्लोज किया और HTML को भी क्लोज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ इसका आउटपुट देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं। हाँ जी, तो देखो यहाँ पे आपकी इमेज आ रही है। ये जो स्क्रीनशॉट है ना, ये बेसिकली मैंने लेफ्ट साइड से लिया है, तो आपको ये इमेज दिखाई नहीं दे रही है, सेंटर में है। बेसिकली ये पूरे वेब पेज के सेंटर की इमेज है, क्योंकि आपने यहाँ पे जो इसका देखो, एक मिनट, जो इसकी बैकग्राउंड पोजीशन थी आपने सेंटर सेट करी है, तो इसीलिए ये जो इमेज है वो सेंटर में आ रही है। क्योंकि ये स्क्रीनशॉट मैंने साइड से लिया है तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये जो इमेज है ना, ये आपके वेब पेज के एकदम सेंटर में दिखाई देगी आपको। ठीक है,
और ये जो है ये सारे पैराग्राफ ये आपको लेफ्ट साइड में दिखाई देंगे आपके वेब पेज में, ठीक है। सो ये सारे जो सेंटेंसेस है, पैराग्राफ्स है, वो एज इट इज़ आ गए हैं। ओके, तो इस तरीके से आप अपने बैकग्राउंड में इमेजेस को सेट कर सकते हो और बाकी सारे प्रॉपर्टीज़ को सेट कर सकते हो, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ आप बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ को सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने बॉडी के साथ करी थी, इसीलिए आपको पूरे स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ठीक है। सो इस तरीके से आज हमने बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर करे हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई और लगता है ये क्लास यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस क्लास को, शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को और आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को हिट कीजिए। टेलीग्राम चैनल से हमें ज्वाइन करने के लिए आप इस पर्टिकुलर लिंक पे विज़िट करिए, ठीक है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आप वहाँ पे हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तैयारी करते रहिए, आगे आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिलने वाले हैं जो कि यूज़फुल होंगे आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए, जो कि जनवरी में होने वाला है। टाइम बहुत कम है। अगर आप चाहते हो पेड कोर्स लेना तो आप कांटेक्ट कर सकते हो और बात कर सकते हो अपने कोर्स के रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।